Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कनेक्टिंग इंडिया भारत को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से आई देश की सबसे पुरानी और सरकारी दूरसंचार कंपनी की हालत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कोरोना काल में कई सारी कंपनियां घाटे में आ गई हैं, जिनमें से बीएसएनएल भी एक है। 2002 में जब बीएसएनएल की मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई, तब सरकारी अधिकारी से लेकर आम जनता सभी के पास सिर्फ बीएसएनएल का सिम कार्ड होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि प्राइवेट कंपनियां आगे निकल गईं और बीएसएनएल घाटे में आ गई। 19 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ से बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत की थी। लॉन्च के कुछ महीने के बाद ही बीएसएनएल देश की नंबर 1 मोबाइल नेटवर्क कंपनी बन गई थी। जब बीएसएनएल की शुरुआत हुई, उस समय प्राइवेट ऑपरेटर 16 रुपये प्रति मिनट कॉल के अलावा 8 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग के भी पैसे लेते थे। उस समय बीएसएनएल ने इनकमिंग मुफ्त कर दी थी और आउटगोइंग कॉल्स की कीमत भी काफी कम रखी थी। 2002 से 2005 बीएसएनएल का गोल्डन टाइम था, जब हर कोई बीएसएनएल का सिम चाहता था और कंपनी के पास 35,000 करोड़ तक का कैश रिजर्व था। लेकिन 2006 के बाद मोबाइल नेटवर्क में प्राइवेटाइजेशन का दौर आया और कई सारी मोबाइल नेटवर्क कंपनियां बीएसएनएल से आगे निकल गई। ऐसे में बीएसएनएल के लिए जरूरी था कि मार्केट में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वह जल्द फैसले ले, पर सरकारी कंपनी होने के कारण बीएसएनएल के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने में महीनों लग गए। 2006 से 2012 के बीच बीएसएनएल के मार्केट शेयर में गिरावट आई। लोगों ने नेटवर्क कंजेक्शन और अन्य समस्याओं के कारण बीएसएनएल छोड़ निजी कंपनियों का रुख कर लिया। 2014 से 2017 तक बीएसएनएल के लिए थोड़ा सही समय आया। इस दौरान बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कमाए। साल 2014-15 में बीएसएनएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 करोड़ रुपए था। साल 2015-16 में 2000 करोड़ रुपए और साल 2016-17 में 2500 करोड़ रुपए था। लेकिन इसी बीच सितंबर 2016 में मार्केट में रिलायंस जियो की एंट्री हुई, जिससे न सिर्फ बीएसएनएल बल्कि बाजार की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर भी असर पड़ा। जियो के प्लान्स और कंपनी की सेवाओं से लोग काफी प्रभावित हुए। यही कारण है कि पिछले 3 साल से लगातार बीएसएनएल नुकसान में है। फिलहाल बीएसएनएल इस स्थिति में नहीं है कि घाटे को सहन कर सके। इसके अलावा बीएसएनएल और एमटीएनएल ने बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम सरेंडर किया, जिससे उसे सरकार से पैसे मिले और उसकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। बाजार में रिलायंस जियो का आना एक गेम चेंजर था, जिससे बाजार की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर असर पड़ा। जहां बीएसएनएल का एक वर्ग अपनी हालात के लिए जियो को जिम्मेदार ठहराता है, वहीं एक दूसरा वर्ग इससे सहमत नहीं है। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति के लिए जियो की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और नीतिकर्ताओं पर कंपनी के कथित प्रभाव को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिस कारण एयरसेल, टाटा टेली सर्विसेज और टेलीनॉर जैसी मध्यम और छोटी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई। एक दूसरे वर्ग का कहना है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को जियो से कोई चुनौती नहीं मिली। जब जियो ने अपनी सेवाएं शुरू की तो बीएसएनएल की हालत पहले ही खराब थी। कई लोग जियो को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब दुनिया 5G स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ रही है, बीएसएनएल के पास 4G स्पेक्ट्रम भी नहीं है। जब 2016 में 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो बीएसएनएल इस नीलामी में हिस्सेदार नहीं था। एक अधिकारी के मुताबिक बीएसएनएल मैनेजमेंट ने इस बारे में सरकार का ध्यान खींचने के लिए 17 पत्र लिखे, लेकिन चीजें नहीं बदली। फाइल दफ्तर में घूमती रही। फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हालांकि माना जाता रहा है कि बीएसएनएल की हालत खराब होने का कारण है कि उसे 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया। क्या सरकार नहीं चाहती है कि बीएसएनएल निजी ऑपरेटर्स के साथ मुकाबला करे? क्या सरकार इस कंपनी का गला घोटना चाहती है? बहरहाल बीएसएनएल को अब सीधा 5G के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक 5G का रास्ता 4G से होकर ही जाता है, ताकि सिस्टम के नेटवर्क और उपकरणों को 5G के लिए तैयार किया जा सके। अभी बीएसएनएल को सरकारी मदद की जरूरत है, कम से कम कुछ महीनों की।
BSNL के पास देश के अलग अलग जगहों पर जमीन है जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 20,000 करोड़ रुपए के टावर्स हैं और 64,000 करोड़ रुपए के ऑप्टिक फाइबर्स हैं जिनकी लंबाई करीब 8 लाख किलोमीटर है। जरूरत पड़ने पर इससे पैसा बनाया जा सकता है। BSNL के पूर्व अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव कहते हैं कि भारत जैसे देश में एक पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर की जरूरत है ताकि बाजार में सरकारी संस्था की उपस्थिति और संतुलन रहे। कई लोग BSNL के प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं। कई लोग कहते हैं कि BSNL को आप जितना लंबा चलाएंगे उससे उतना घाटा होगा। बहुत से सरकारी संस्थाएं तभी काम करती हैं जब उन्हें बचाकर रखा जाए। BSNL को 4G स्पेक्ट्रम एलोकेशन साथ ही साथ सरकारी मदद दिए जाने की जरूरत है ताकि कंपनी निजी कंपनियों से मुकाबला कर सके। हालांकि BSNL का कहना है कि कंपनी को बचाने के लिए सर्वाइवल प्लान पर सरकार काम कर रही है। BSNL की स्थितियां जैसी है कि कंपनी के करीब 1.75 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक BSNL के लैंडलाइन कनेक्शन में तेजी से गिरावट हुई है। BSNL ने 2000 से लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाए, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती गई। आए दिन केबल फॉल्ट और महीनों कनेक्शन ठीक नहीं होने की शिकायत आम हो गई है। तंग आकर लोग अपने कनेक्शन बंद कराने लगे हैं। दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स की डेटा सर्विस के मुकाबले BSNL का ब्रॉडबैंड सस्ता और तेज था, लेकिन इसकी सेवाएं अक्सर बाधित रहती थी। ऐसे में जियो के रूप में सस्ता विकल्प मिलने पर बड़ी संख्या में लोग BSNL के ब्रॉडबैंड को छोड़ दिए। इसके अलावा समय समय पर सरकार ने BSNL की टेंडर प्रक्रिया को धीमा किया। यही बहुत सारे कारण हैं कि BSNL आज इस स्थिति में खड़ी है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.